तो अपन अब शुरू करते हैं। कल अपन ने बैंकिंग सेक्टर जो है वो शुरू किया था, बैंकिंग सेक्टर के बारे में पढ़ा था कि बैंक्स की टाइप्स बताए थे मैंने कि बैंक जो है वो कितने किस तरह से इंडिया में मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम जो है वो शुरू हुआ था ब्रिटिश काल के अंदर, और उसके बाद किस किस तरह की बैंक जो है वो है। तो जो मुख्य प्रकार हैं बैंकों के वो मैंने आपको समझाए थे। ठीक है, शेड्यूल बैंक किसे कहते हैं, नेशनलाइज्ड बैंक किसे कहते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक किसे कहते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स क्या होते हैं, थोड़ा सा जिक्र लोकल एरिया बैंक का भी आया था, और उसके बाद अपन ने जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनके बारे में देखा था, और फिर मैंने कहा था पेमेंट बैंक, स्मॉल बैंक, मुद्रा बैंक, इस तरह की और भी कई टर्म्स हैं जिनको अपन आगे जो है वो देखेंगे। और इसी दौरान मैंने बताया नाबार्ड, एनएचबी वगैरह, ये जो है ये नाम तो इनके आगे बैंक लगता है लेकिन वास्तव में ये बैंक नहीं है, बल्कि ये डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है, विकास वित्त संस्थान है जो रीफाइनेंसिंग का काम करते हैं। इसके बारे में भी मैंने अभी आपको ज़्यादा बताया नहीं है, आगे देखेंगे इसके बारे में भी कि रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, विकास वित्त संस्था क्या होती है। तो विकास वित्त संस्था वैसे आपको समझ नहीं आए तो उसका सबसे अच्छा जो उदाहरण अगर आपको समझ में आए तो रिको आपने जो है वो सुना होगा, क्योंकि आप जिस भी शहर में प्रवेश करते हैं तो वहां बाहर लिखा होता है रिको इस शहर में आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो रिको जो है ये एक तरह का, ये भी एक डीएफआई है, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, और राजस्थान में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की पूरी जिम्मेदारी रिको को दी गई है। ठीक, तो इसलिए सारे इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो डेवलप करता है। चलिए वो बाद में देखेंगे। अब अपन आज जो पढ़ने वाले हैं वो आरबीआई के बारे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये स्थापित हुआ था 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना जो है वो हुई थी। इसने काम करना शुरू कर दिया था रिको ने। रिको के लिए रिकमेंडेशन किसने दी थी, रिको की सिफारिश, रिको नाम आ रहा है, मैं रिको लास्ट बोला था इसलिए आरबीआई। आरबीआई ने काम करना शुरू किया था 1 अप्रैल 1935 को, और आरबीआई स्थापित की जानी चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होनी चाहिए। इसकी सिफारिश जो है वो यंग हिल्टन आयोग, यंग हिल्टन कमीशन ने, यंग हिल्टन आयोग ने इसकी सिफारिश की थी। यंग हिल्टन कमीशन मेड रिकमेंडेशन फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यंग हिल्टन आयोग। ठीक है, अब ये यंग हिल्टन आयोग कब बना था? यंग हिल्टन आयोग 1926 की बात है। इसे रॉयल कमीशन भी कहते हैं, रॉयल आयोग, रॉयल कमीशन भी कहते हैं। रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी सिस्टम जो है वो था, और ये यंग हिल्टन कमीशन भी कहलाता है। ठीक है, तो वैसे यंग हिल्टन जो कमीशन था ये तो ओवरऑल वैसे अफ्रीका और एशिया में ब्रिटेन की जितने भी कॉलोनीज थी उन सब कॉलोनीज में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसके लिए फाइनेंशियल मार्केट कैसा होना चाहिए, तो उसके लिए था। पर चूंकि जितने भी ये कॉलोनीज थी उसमें सबसे सेंटर पॉइंट इंडिया ही था, तो इसलिए अपन ये माने कि मुख्यतया ये रॉयल कमीशन जो है इंडियन करेंसी सिस्टम और इसके साथ ही बाकी सब के लिए जो बना था। इसने कहा था कि भारत में एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए, केंद्रीय बैंक जो होना चाहिए। फिर इसके बाद जो है आरबीआई एक्ट 1934 लिखो, देखें, आरबीआई अधिनियम 1934, आरबीआई अधिनियम 1934, आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा आरबीआई की स्थापना की गई थी। आरबीआई वाज एस्टेब्लिश्ड बाय दिस एक्ट, आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, आरबीआई वाज established by this act
इस एक्ट के द्वारा, आरबीआई वाज एस्टेब्लिश्ड बाय दिस एक्ट। ये एक्ट जो है, अब ये आरबीआई एक्ट 1934 जो है ना, ये आजादी से पहले भी भारत में एक संसद थी, ठीक है। हालांकि ये एक अलग बात है कि वो जो संसद थी उस समय की, उसमें उसी तरह से जिस तरह से अभी दो सदन है वैसे दो सदन थे। उनमें से ज्यादातर सदस्य जो है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे, जबकि कुछ सदस्य निर्वाचित भी होते थे जनता से। तो उसने जो है कानून बना के स्थापना की थी। तो आरबीआई एक वैधानिक संस्था थी। इससे प्रूव होता है कि आरबीआई कैसी संस्था थी। आरबीआई वॉज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, वैधानिक संस्था के रूप में स्थापित किया गया। जो कानून बना के अगर किसी भी संस्था की स्थापना की जाती है तो उसे वैधानिक संस्था जो है, स्टैट्यूटरी बॉडी जो है कहते हैं। और ये पता है कि भाई ये एक्ट पास करके और इसकी स्थापना की गई थी, इसलिए ये स्टैट्यूटरी बॉडी आरबीआई जो है वो क्या थी, स्टैट्यूटरी बॉडी थी। अब उसी समय ये 1934 में हालांकि एक्ट जो है वो पेश हो गया था यहाँ की जो संसद थी उसमें, इसलिए इस आरबीआई एक्ट का नाम 1934 है। इसी समय ब्रिटेन ने एक एक्ट पास किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935, जो ये ब्रिटेन की संसद ने पास किया था। ये तो भारत की संसद जो थी उस समय की, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो थी उसने पारित किया था। और ये जो है भारत सरकार अधिनियम, ये ब्रिटेन की पार्लियामेंट है। जो आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, भारतीय संविधान का सबसे मुख्य स्रोत जो है वो यही है। इसमें भी एक केंद्रीय बैंक की भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रावधान था। भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रावधान था। देयर वॉज ए प्रोविजन फॉर द सेंट्रल बैंक इन इंडिया। भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रावधान, इसमें भी प्रोविजन किया था कि इंडिया में एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए। करेंसी सिस्टम को, मॉनेटरी मार्केट को पूरी तरह से संचालित करने वाला एक जो है वो बैंक होना चाहिए। तो भारत में एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए, इसमें भी प्रोविजन था 1935 के एक्ट में। हालांकि 1935 का एक्ट पारित होकर इंडिया में लागू हुआ, तब उससे पहले ये स्थापित हो गई थी। 1 अप्रैल 1935 को जो है वो लागू हो गया था। तो ये है आरबीआई की स्थापना, ठीक है। अब आरबीआई जब स्थापित हुआ तो आरबीआई ने कुछ समय के लिए बर्मा के लिए भी केंद्रीय बैंक का कार्य किया, 1947 तक, टिल 1947। 1947 तक आरबीआई ने बर्मा के केंद्रीय बैंक की भूमिका भी निभाई। आरबीआई ऑल्सो प्लेड द रोल ऑफ सेंट्रल बैंक फॉर बर्मा, जिसे आजकल म्यांमार कहते हो आप। क्योंकि बर्मा के कई हिस्सों पर जो है वो ब्रिटेन का अधिकार था और ब्रिटेन वहां शासन था, तो इसलिए यही सेंट्रल बैंक बर्मा के लिए भी सेंट्रल बैंक का काम जो है वो करती थी। कब तक? ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, जब जापानियों ने इस पर अधिकार कर लिया था, उस समय बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था, लेकिन 1947 तक जो है इसने बर्मा के लिए सेंट्रल बैंक के रूप में जो है वो कार्य जो है वो किया था। फिर लिखो, कुछ समय तक इसने पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक की भूमिका भी निभाई थी। इट ऑल्सो प्लेड द रोल ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान। It also played the role of central bank for Pakistan. पाकिस्तान के लिए भी केंद्रीय बैंक की भूमिका निभाई थी इसने। पाकिस्तान के लिए भी केंद्रीय बैंक की भूमिका जो है वो निभाई थी। अब 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ, तो आजाद होने के बाद में जो है भारत और पाकिस्तान दो देश बने थे। तो भारत के लिए तो ये आरबीआई काम करनी थी, लेकिन पाकिस्तान नया नया आजाद हुआ था, उसका अपना सेंट्रल बैंक था नहीं। तो इसलिए उस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में यह प्रावधान था कि जब तक कि पाकिस्तान का खुद का अलग से सेंट्रल बैंक नहीं बन जाता है, तब तक आरबीआई ही
जो है वो पाकिस्तान के लिए भी नोट वगैरह जारी करेगी और वहाँ के जो बैंकिंग सिस्टम है इसको रेगुलेट जो है वो करेगी। तो जून 1948 तक जो है, जून 1948 में पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की स्थापना कर दी थी वहाँ के सेंट्रल बैंक की। तो और उसके बाद जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो था वो सेंट्रल बैंक बन गया था वहाँ का। तब तक जो है ये आरबीआई ने वहाँ के लिए भी काम किया था। ठीक है? अब स्थापना के समय आरबीआई जो है वो निजी क्षेत्र का बैंक था। When it was established, it was a private sector bank, निजी क्षेत्र का बैंक था, शेयर होल्डर्स बैंक। ठीक है, जिसके शेयर जो है जनता के पास थे, सरकारी नहीं था। फिर जब देश आजाद हुआ, आजाद होते ही अपने इंडियंस तो जो है ओ भगवान, नोट छापने की जिम्मेदारी ऐसे प्राइवेट अंबानी और अडानी को कैसे दी जा सकती है, ये तो बिल्कुल बकवास है। ऐसा नहीं है। दुनिया में ज्यादातर देशों में, डेवलप कंट्रीज में, वहां का जो सेंट्रल बैंक होता है वो प्राइवेट ही होता है। ठीक है, अमेरिका का जो फेडरल बैंक है वो प्राइवेट बैंक है। तो और इसलिए कोई दिक्कत नहीं है अगर प्राइवेट बैंक भी हो तो। लेकिन हमारी भारतीयों की जो मानसिकता है ना, छोटी सी चीज भी अगर प्राइवेट के पास चली जाए तो हमारे तो जो है पब्लिक और अंबानी अडानी गालियां देने लग जाते हैं। तो इसलिए सरकार ने 1 जनवरी 1949 को 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1 जनवरी 1949 आरबीआई वॉज नेशनलाइज्ड। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। पूरी तरह से ये सरकार की संस्था जो है, तो अभी ये सरकारी संस्था है। आरबीआई नाउ इज ए पब्लिक सेक्टर बैंक। देखो, आरबीआई सरकारी संस्था है। नाउ आरबीआई इज ए पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक है, और लेकिन आरबीआई एक स्वायत्त संस्था है। आरबीआई इज ए ऑटोनॉमस बॉडी। आरबीआई जो है स्वायत्त शासी संस्था है, ऑटोनोमस है। गवर्नमेंट आरबीआई के कार्यों में हस्तक्षेप जो है वो नहीं कर सकती। हाँ, ये जरूर है कि आरबीआई जो भी एक साल भर की जो परफॉर्मेंस होती है, हर साल आरबीआई को अपनी एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करना पड़ता है कि भाई हमने क्या क्या किया है, कैसे किया है, और वो राष्ट्रपति को सौंपता है और संसद के सामने जो है पेश करना पड़ता है कि भाई हमने ये चीज जो है वो की है, इस तरह से हमने ये कार्य किए हैं। तो वो संसद में इस पर विचार जो है वो जरूर होता है। आरबीआई स्थापना के समय से ही एक केंद्रीय बैंक था। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इट वाज ए सेंट्रल बैंक। स्थापना के समय से ही केंद्रीय बैंक था। स्थापना के समय से ही कैसा था? केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक था ये। सेंट्रल बैंक में यहाँ पे सेंट्रल बैंक टर्म पे एम्फेसाइज करना चाहता हूँ। बाकी तो सब बैंक होते हैं, एक बैंकों का बैंक होता है, सबका बाप होता है और सारे बैंकिंग सिस्टम को चलाता है, उसको सेंट्रल बैंक कहते हैं। हर अर्थव्यवस्था के लिए एक सेंट्रल बैंक होता ही है। सभी देशों के लिए जो है सेंट्रल बैंक जो है वो होते हैं। तो आरबीआई केंद्रीय बैंक है हमारे देश का, यानी कि पूरे बैंकिंग सिस्टम को चलाने की जिम्मेदारी आरबीआई की है। आगे अपन देखेंगे आरबीआई के फंक्शंस देखेंगे तो देखेंगे कि जो है वो फाइनेंस मार्केट, मनी मार्केट, या जे कहें कि मुद्रा बाजार की या मॉनेटरी पॉलिसी, पूरी तरह से जो है वो आरबीआई की जिम्मेदारी है। तो इस तरह का बैंक जो सब बैंकों का बाप होता है, बॉस होता है, बैंकों को लाइसेंस देता है, बैंकों के लाइसेंस छीनता है, बैंकों के लिए नियम वगैरह बनाता है, पूरे बैंकिंग सिस्टम के डेवलपमेंट की पूरी जिम्मेदारी जिस बैंक पर होती है, नोट छापना करना वगैरह, तो वो बैंक जो है केंद्रीय बैंक कहलाता है। तो आरबीआई प्रमोशन से केंद्रीय बैंक नहीं बना। ऐसा नहीं है कि पहले नॉर्मल बैंक था और उसके बाद प्रमोट होके और उसको केंद्रीय बैंक, नहीं। आज स्थापित ही सीधा सीधा पापा के रूप में जन्म लिया था उसने, केंद्रीय बैंक के रूप में ही ये स्थापित हुआ था। तो ये तो हो गया आरबीआई की स्थापना कैसे हुई। ठीक है, अब लिखो आरबीआई के कार्य, फंक्शंस ऑफ आरबीआई। फंक्शंस ऑफ आरबीआई, आरबीआई के कार्य। आरबीआई के कार्य,
तो आरबीआई का जो पहला काम है वो है नोट निर्गमित करना, नोटों का निर्गमन करना या नोट जारी करना। निर्गमन का मतलब जारी करना, नोट जारी। टू इशू करेंसी नोट्स, इंग्लिश चली गई, टू इशू करेंसी नोट्स, करेंसी नोट्स इशू करती है आरबीआई का ये काम है। तो कायदे से 2 रुपए व अधिक मूल्य के नोट आरबीआई जारी करती है। आरबीआई इशू टू रुपीज एंड अबोव वैल्यू करेंसी नोट्स, 2 रुपए व इससे अधिक मूल्य के नोट जारी करता है आरबीआई, जारी कर सकता है। ठीक है, 2 रुपए और इससे अधिक मूल्य के नोट जारी कर सकता है आरबीआई। अब 1 रुपया, 1 रुपए का नोट व सिक्के, 1 रुपए का नोट वो सिक्के जो है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं। 1 रुपए और उससे जो छोटे सिक्के होते थे वो वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं। अब तो 1 रुपए का नोट गायब ही हो गया वैसे। ठीक है, तो अब जो है 1 रुपए के, इसलिए ये पुरानी थी, घिसी-पिटी हो गई, अब तो पूछा भी नहीं जाता कि भाई ये पहले ये महत्वपूर्ण होता था कि बाकी जो नोट होते हैं उनके ऊपर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, लेकिन 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त सचिव के, फाइनेंस सेक्रेटरी जो होता है उसके साइन जो है होते थे। तो और वित्त सचिव कौन होता है? आईएएस होता है। तो इसलिए जो है आप थोड़ी मेहनत करें, आईएएस बने, आईएएस बनते ही थोड़े जब सीनियर हो जाएं तो कहें कि सर प्लीज मुझे थोड़ा फाइनेंस मिनिस्ट्री में लगा दो, वित्त सचिव बना दो मुझे। क्यों? सर मेरा इस सपना था कि मेरे नाम के नोट चलने चाहिए और फिर 1 रुपए के नोट पे तुम्हारे जो है वो साइन हो सकते हैं। ये थोड़ा आसान है, तुम अपने नाम के नोट जारी करवा सकते हो। ठीक है, वित्त सचिव बन गए। लेकिन आजकल जो है वैसे मार्केट में 1 रुपए का नोट है ही नहीं, बंद हो गया, इसलिए तुम्हारा ये सपना पूरा नहीं हो सकता शायद, जहां तक मुझे पता है। ठीक है, और सिक्के, सिक्के तो वैसे एज सच जो है टकसाल में बनते हैं, लेकिन ये जारी किया जाता है मतलब 1 रुपए का जो नोट है ना, लेकिन इनको 1 रुपए का नोट और सिक्के ये वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं, वित्त सचिव के साइन होते हैं। किस पे? 1 रुपए के नोट पे होते थे। अब इनको बाजार में सर्कुलेट करने की जिम्मेदारी इनको भी आरबीआई की है। इन आरबीआई इन्हें बाजार में सर्कुलेट करती है। आरबीआई सर्कुलेट्स देम इन मार्केट। बस ये एक नाम जो है वित्त मंत्रालय का होता था 1 रुपए के नोट पे कि भाई वित्त मंत्रालय की तरफ से। अब ऐसा क्यों? क्योंकि पहले जो है ना पूरे नोट जारी करने की जो जिम्मेदारी थी वो फाइनेंस मिनिस्ट्री की थी। आरबीआई जब स्थापित नहीं हुआ, इससे पहले भारत में नोट कौन जारी करता था? उससे पहले भारत में वित्त मंत्रालय ही नोट जारी करता था, और वित्त मंत्रालय से अब ये काम ले लिया गया कि तो वित्त मंत्रालय मुंह उतारा होगा, लट गया होगा कि साहब मेरा पावर था और मैं नोट जारी करता था, तो कि कोई नहीं, 1 रुपए का नोट और सिक्के तू जारी कर लेना, तेरा नाम रख लेते हैं तेरे पास में। तो प्रतीकात्मक रूप से, सिंबल के रूप में जो है रखा गया था उसको। ठीक है, ये कोई खास महत्वपूर्ण बात नहीं है, कोई पूछी जाने वाली बात जो है वो नहीं है। अब जो प्रश्न उठता है कि आरबीआई जो है वो नोट जारी करती है, ठीक है, तो ये कितने नोट जारी कर सकती है आरबीआई? तो दुनिया के अंदर जो नोट जारी करने का जो सिस्टम था, ठीक है, तो एक तो था गोल्ड रिजर्व सिस्टम। पहले क्या होता था भाई, आरबीआई नोट जारी करनी, तो ऐसा तो है नहीं किसी नोट जारी कर लो, इसलिए आरबीआई को नोट जारी करने के बदले सोना, गोल्ड अपने पास रिजर्व रखना पड़ता था, और जितना गोल्ड होता था उतने नोट आरबीआई जारी कर देता था, उतने नोट जो है आरबीआई जारी कर देता था। ठीक है, तो उसके लिए गोल्ड रिजर्व में रखना पड़ता था, सोना।
1 करोड़ के नोट जारी करने, 1 करोड़ का सोना रख लो। 2 करोड़ के नोट जारी करने, 2 करोड़ का सोना रख दो। तो उतना सोना जो है रखना था। लेकिन कालांतर में करेंसी नोट्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई, ज्यादा नोटों की जरूरत पड़ने लगी, और इतना गोल्ड कहाँ से लाना रहा? इतना गोल्ड तो पॉसिबल ही नहीं है जितने करेंसी नोट छापने। तो फिर क्या करें? और नोट ज्यादा कहाँ जरूरत होती है? कितने नोटों की जरूरत होती है? नेपाल में ज्यादा नोटों की जरूरत होती है, भारत में ज्यादा नोटों की जरूरत होती है? स्वाभाविक है, आपका जवाब होगा नेपाल में ज्यादा, सॉरी, कम नोटों की जरूरत होती है, कम लोग हैं इसलिए। भारत में ज्यादा लोग हैं, ज्यादा लोग हैं तो वो गुड्स एंड सर्विसेज बनाते भी ज्यादा हैं, और गुड्स एंड सर्विसेज बनती ज्यादा है तो उनके ट्रांजेक्शन्स भी ज्यादा होते हैं, विनिमय भी ज्यादा होते हैं, खरीदना बेचना भी ज्यादा होता है। तो जितनी ज्यादा अर्थव्यवस्था में गुड्स एंड सर्विसेज होगी और उनको खरीदने बेचने की एक्टिविटीज जितनी ज्यादा होगी, उतने ज्यादा नोटों की जरूरत पड़ेगी। तो नेपाल की तुलना में भारत में ज्यादा नोटों की जरूरत पड़ेगी। भारत में भी प्राचीन काल में ये कोचिंग सिस्टम नहीं था, ये कैमरा जिससे अभी आप देख रहे हैं ये पहले था ही नहीं। इसको खरीदने, ये चश्मा जो है वो हर आदमी नहीं खरीद सकता था, ठीक है, मोबाइल नहीं था पहले। तो ऐसी सैकड़ों चीजें जो पहले थी नहीं जिनकी खरीद बिक्री, तो पहले वस्तुएं और सेवाएं बहुत कम थी, तो कम नोटों की जरूरत पड़ती थी। आज वस्तुएं और सेवाएं बहुत ज्यादा हो गई है, तो ज्यादा नोटों की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो ज्यादा नोट छापने पड़ेंगे। और आने वाले समय में और भी नई नई पता नहीं कैसे किस तरह की जो है वस्तुएं और सेवाएं अस्तित्व में आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा नोटों की जरूरत पड़ेगी, तो ये इतना गोल्ड तो रखा नहीं जा सकता। इसलिए फिर एक दूसरा सिस्टम आया। तो गोल्ड रिजर्व सिस्टम में क्या होता है, जितने नोट जारी करने हैं उतना ही सोना रखना पड़ता था, उसे गोल्ड रिजर्व सिस्टम कहते थे। फिर इसको जो है वो छोड़ दिया गया। उसके बाद इसकी जगह आया प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, आनुपातिक आरक्षित व्यवस्था। लिख दो हिंदी वाले, आनुपातिक आरक्षित व्यवस्था, आनुपातिक आरक्षित व्यवस्था। पहले गोल्ड रिजर्व सिस्टम लिख दो, समझाने की, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, आपको वैसे ही समझ आ जाए गोल्ड रिजर्व सिस्टम। फिर प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, एक प्रोपोर्शन में सोना रखो, ठीक है। प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, आनुपातिक आरक्षित व्यवस्था, आनुपातिक आरक्षित व्यवस्था। इसमें क्या होता था, अब गोल्ड इतना तो नहीं है, तो भाई एक अनुपात में तो गोल्ड रखो। आप 1 करोड़ के नोट जारी कर रहे हो, तो पूरे 1 करोड़ का सोना नहीं है, तो 50 लाख का सोना रख दो। तो पहले ऐसे रखा गया होगा कि भाई 50% गोल्ड रख दो, बाकी कुछ दूसरा रख दो। फिर पता चला कि 50% भी नहीं, नोटों की जरूरत और ज्यादा है, तो सोचोगे कि 10% रिजर्व रख लो। यानी 1 करोड़ के नोट जारी कर रहे हो तो 10 लाख का तो सोना रख सकते, एक अनुपात में सोना रखा जाता था। फिर लगा कि ये अनुपात मेंटेन करना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतने ज्यादा नोट सब देशों में, सब देशों की रिजर्व बैंक को नोट जारी करने, सबको गोल्ड की जरूरत है, इतना तो पॉसिबल है नहीं, गोल्ड की इतनी अवेलेबिलिटी नहीं है। तो क्या किया जाए, तो इसके लिए फिर अनुपात तय किया गया, एक अनुपात में रखा जाए। लेकिन आने वाले समय में इस प्रोपोर्शन को, इस अनुपात को मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल हो गया। तो कि बढ़ने दो रे यार, सारी चीजें अलग, एक मिनिमम इतना रख लो, उसके बाद जितनी मर्जी पड़े सोना जारी करो, ठीक है। तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, न्यूनतम आरक्षित व्यवस्था, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, न्यूनतम, एक न्यूनतम पैरामीटर तय कर दो, ठीक है। तो 1956 से ये कब अपनाया गया भारत में, आरबीआई ने कब अपनाया गया? 1956, 1956 में, 1956 में आरबीआई ने मिनिमम रिजर्व सिस्टम को अपनाया। आरबीआई अडॉप्टेड मिनिमम रिजर्व सिस्टम इन 1956, 1956 में।
इसके तहत तो अब जो आरबीआई प्रश्न आएगा, सीधा सिंपल सा प्रश्न आएगा, ये कोई नहीं पूछेगा गोल्ड रिजर्व सिस्टम क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम क्या है। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो और भी अच्छी बात है। इकोनॉमी में ये ध्यान रखना कि कोई चीज अगर आपको समझ में नहीं आती है ना, तो उसके पीछे मत पड़ो, मस्त रहो, चिल करो। बहुत अच्छी अच्छी, अगर समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। क्यों? ठीक है, क्योंकि समझी हुई इकोनॉमी इतनी ज्यादा भी काम नहीं करेगी। और अपने जो काम, सवाल क्या पूछा जाएगा वो मैं बता दूंगा, वो याद रख लेना बस। अब इसमें तुम्हें क्वेश्चन इतना ही पूछा जाएगा कि आरबीआई कौन से सिस्टम के तहत नोट जारी करती है, आपको इतना याद रह जाएगा, मिनिमम रिजर्व सिस्टम के तहत करती है। आरबीआई ने मिनिमम रिजर्व सिस्टम कब अपनाया? 1956 में। इतना समझ में आ गया तुम्हें? बस तो ठीक है। अब मिनिमम रिजर्व में आरबीआई कितना रिजर्व वर्तमान में कितना रिजर्व रखती है आरबीआई? तो लिखो कि वर्तमान में, एट प्रेजेंट, वर्तमान में आरबीआई को 200 करोड़ रुपए के बराबर, वर्तमान में आरबीआई को 200 करोड़ रुपए के बराबर रिजर्व आरक्षित रखने होते हैं। एट प्रेजेंट आरबीआई हैज टू मेंटेन द रिजर्व ऑफ 200 करोड़ रुपीस। एट प्रेजेंट आरबीआई हैज टू मेंटेन द मिनिमम रिजर्व ऑफ 200 करोड़ रुपीस। आरबीआई को 200 करोड़ के मिनिमम रिजर्व रखने होते हैं। कितने के? यानी कि 200 करोड़ का आरक्षित रख लो। अब 200 करोड़ जो है, लिख दो नीचे, 200 करोड़ लिखो, फिर उसके 2 एरो लगाओ। ठीक है, इस तरह से नीचे लिखो 200 करोड़, फिर एरो लगाओ। 115 करोड़ का सोना होना चाहिए, गोल्ड। 200 करोड़ में से 115 करोड़ का सोना रखना है। ठीक है, और बाकी जो 85 करोड़ है, इसकी अन्य परिसंपत्तियां, अदर एसेट्स। ठीक है, 85 करोड़ के अदर एसेट्स। अदर एसेट्स में क्या क्या? डॉलर, यूरो, अदर बुलियंस, बहुमूल्य वस्तुएं, जैसे कि हीरे रख दो, चांदी रख दो, प्लेटिनम रख दो, कुछ भी ऐसी चीज, या डॉलर, यूरो वगैरह ये रख लो। तो इतने रख के, 200 करोड़ के रख के, और उसके बाद आरबीआई जितने चाहे इतने नोट निकाल सकती है। टक टक टक, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, पर हाँ, ये एक अलग चीज है कि आरबीआई के द्वारा जारी किए गए हर एक नोट के बदले में कुछ न कुछ प्रतिभूति, सिक्योरिटी आरबीआई के पास। सोना नहीं है, डॉलर नहीं है, चांदी नहीं है, प्लेटिनम नहीं है, कुछ तो रखो। तो कुछ में भले ही स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी कोई बॉन्ड जारी करता है, तो वो रख देते हैं कि ये रख के उसके बदले में नोट। तो प्रत्येक नोट जो भी जारी किया जाता है, उसके बदले में कोई न कोई सिक्योरिटी, उस नोट के बदले में सिक्योरिटी। ये सोना क्या सिक्योरिटी है कि इतने का सोना है, इसके एवज में ये नोट जारी किया है। तो हर नोट के एवज में कोई न कोई सिक्योरिटी अवश्य रखी जाती है। ठीक है, पर खैर इतनी टेक्निकल बात आपसे कोई नहीं पूछेगा। आपको तो ये कि आरबीआई कितने नोट जारी कर सकती है, आरबीआई कितने भी नोट जारी कर सकती है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद जो है, तो ये तो नोट जारी कर दिया आरबीआई ने। अब आपको क्या, अच्छा इतने नोट जारी कर सकती है, फिर तो क्या दिक्कत है? मोदी जी ने कहा था चुनाव से पहले, हर एक आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपए डाल देंगे। तो फिर तो मोदी जी कह दे आरबीआई को कि छापो नोट, और नोट छाप के और सबके खाते में 15-15 लाख रुपए डाल दो। डाल सकते हैं, फिर क्यों नहीं डाल रहे हैं यार? ये वादा तो पूरा किया ही जा सकता है। चलो आगे देखेंगे, देखें कि आरबीआई कितने नोट जारी कर सकती है, कैसे करती है। वैसे टेक्निकली कोई लिमिट नहीं है आरबीआई के ऊपर कि वो इतने नोट जारी करेगी, कितने भी नोट जारी कर सकती है। ठीक है, तो जो भी करेंसी नोट जो जारी किया जाता है, इसको लीगल टेंडर कहते हैं। लिख दो, लीगल टेंडर।
लीगल टेंडर, आरबीआई के द्वारा जारी किए गए नोटों को क्या कहा जाता है? लीगल टेंडर होता है। ये लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर आपने देखा होगा, उसके ऊपर एक लाइन लिखी हुई है, मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। क्या मतलब है? आप तो पढ़ते ही नहीं हो, कभी पढ़ा है उसके ऊपर? मैं 500 धारक 500 रुपए के नोट पे लिखा होता है, मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, और नीचे गवर्नर के साइन होते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये एक लीगल टेंडर है, 500 रुपए के इक्वल ये मार्केट में चलेगा, आप इसको यूज करो कहीं पे भी। और अगर कहीं नहीं चलता है तो इसके पीछे पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आरबीआई की है। आरबीआई ने ये कागज जारी किया है और ये 500 के बराबर चलेगा। ये खुद 500 रुपए नहीं है, खुद नहीं है, ठीक है, ये 500 के बराबर मार्केट में चलेगा, ये बात इसके ऊपर लिखी है। और फिर भी अगर तुम्हारा नहीं चले कहीं, तुम आ जाना आरबीआई के पास। आरबीआई बदले में 500 रुपए के जितने भी जो चीज बनती है, मिलती है, सोने का एक टुकड़ा छोटा सा या चांदी का टुकड़ा तुम्हें दे देगी, ले ये ले भाई, रियल वर्थ तो वही। तो शुरू शुरू में तो ये लिखना ही पड़ता था, ठीक है, क्योंकि आदमी को जब पहले सोने और चांदी के सिक्के चलते थे, उस समय पहली बार जब ये करेंसी नोट, कागज के नोट ये सोने चांदी की तरह चलेंगे, तो लोग हंसने लगे, ऐसे थोड़ी होता है, चांदी चांदी होती है, चांदी का सिक्का, और उसकी जगह कागज के टुकड़े चले गए हैं। तो फिर क्या रहे भाई, निश्चिंत रहो तुम लोग, ये नहीं चले तो यहां आ जाना, तुम्हें चांदी का एक सिक्का दे देंगे। तो अपने पूर्व, तो ये एक अलग चीज है कि हम सबका विश्वास है और हम स्वीकार करते हैं, सभी लोग मानते हैं, और गवर्नमेंट ने आश्वासन दे रखा है कि आरबीआई ने जो भी दिया है ये टुकड़ा, ये 500 रुपए के बराबर है, इसे तुम मानो। ठीक है, चलो खैर वो कोई नहीं। तुम्हारे प्रश्न जो है केवल यही, 1956 याद रखना है, 200 करोड़ रुपए रखने हैं, 115 करोड़ सोना और 85 करोड़ में डॉलर, यूरो या अदर बुलियंस जो है ये रखना है, और उसके बाद कितने भी नोट जारी कर सकती है। अब जबकि आरबीआई के पास क्या 200 करोड़ का है, आरबीआई का 610 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार है, जिसमें डॉलर, यूरो, सोना वगैरह ये मिला के कितने, 610। 200 की जगह तो है 610, करोड़ की जगह यहां पे है अरब, और रुपए की जगह है डॉलर। तो देख लो इतने पड़े हैं आरबीआई के पास, ठीक है, इसलिए कोई डरने की जरूरत नहीं है। अब तो ये तो हो गए, नोट हो गए। अब इस नोटों के बारे में कुछ चीज है। एक जो नोट है 1996, लिखो 1996 में नोटों की गांधी सीरीज शुरू की गई। द गांधी सीरीज वाज स्टार्टेड। कौन सी सीरीज शुरू की? गांधी जी। नोटों के ऊपर गांधी जी का फोटो लगाया गया। पहले नोटों पर गांधी जी का फोटो नहीं होता था, इसलिए हर नोट पर अब गांधी जी का फोटो है। गांधी सीरीज शुरू की। तो 1996 से पहले कौन सी सीरीज थी? 1996 से पहले लॉयन कैपिटल सीरीज। लॉयन कैपिटल सीरीज, लॉयन कैपिटल के आगे ब्रैकेट में लिख दो अशोक का सारनाथ का स्तंभ जो है, अशोक का जो सारनाथ का स्तंभ है, सारनाथ पिलर ऑफ अशोका। तो अशोक का सारनाथ, वो 4 शेर इधर चारों तरफ जो है यूं मुद्रा में बैठे हैं, तो वो फोटो के ऊपर लगाया जाता था। वो भारतीय संस्कृति का यूं प्रतीक माना जाता था। 1996 में उसको हटा के उसकी जगह गांधी जी की फोटो जो है हर जगह पे, हर नोट पे जो है लगा दी। तो यहां तक तो ठीक है। अब अगर आप केबीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कुछ और जो है वो चीजें हैं कि ये बताइए कि एक नोट के ऊपर रुपया शब्द कितनी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ होता है, कितनी लिपियां होती है उसके ऊपर। रुपया रुपया रुपया, आपने गौर किया होगा? बताओ, देखिए होमवर्क है ये तुम्हारा, किसी को पता है या नहीं है? पहला सवाल, ठीक है। दूसरा कि अलग अलग जो नोट है ना, उनके ऊपर, किसी के ऊपर जो है लाल किला बना हुआ है, किसी पर मंगलयान बना हुआ है, किसी पर सांची का स्तूप बना हुआ है,
किसी पर जो है रानी की वाव गुजरात की वो बनी हुई है, कहीं पे हम्पी बना हुआ है, कि किसी नोट पे जो है उड़ीसा का जो कोणार्क सूर्य मंदिर है उसका जो पहिया है वो बना हुआ है। तो क्या गौर किया आपने कभी अपने नोट के ऊपर? किया है तो बताओ देखें कौन से पे। अब सबको पता है 500 रुपए के नोट पर जो है वो लाल किला बना हुआ है, ये तो पता ही होगा सब लोगों को, क्योंकि तुम्हें। और मंगलयान 2000 के नोट पे बना हुआ है। ठीक है, बाकी वाले बताओ देखें। हम्पी किस पे है, कोणार्क किस पे है, सांची का स्तूप किस पे है, और रानी की वाव किस पे है? ठीक है, तो एक तरफ गांधी जी का फोटो होता है, दूसरी तरफ ये फोटो जो है वो होते हैं। चलो खैर देख लेना, देखें आप लोग क्या होता है, किस पे होता है। तो अब आ जाते हैं, देखें अपने, ये तो हो गया करेंसी सिस्टम। तो आरबीआई का जो पहला और महत्वपूर्ण काम है वो ये है, भारत के अंदर करेंसी नोट्स जो है वो जारी करना। ठीक है, उसके बाद जो है अब दूसरा काम आरबीआई का। कितने लोगों ने जवाब दिया? बैंकों की विनियामक संस्था है। इट्स ए रेगुलेटरी बॉडी ऑफ फॉर द बैंक्स। इट इज ए रेगुलेटरी बॉडी फॉर बैंक्स। बैंकों की विनियामक संस्था है, रेगुलेटरी बॉडी है बैंकों की। ठीक है, यानी कि बैंकों का बैंक है, बैंकों का बैंक है, ब्रैकेट में लिख दो, बैंकों का बैंक, सभी बैंकों का बाप है, ये बॉस है। बैंकों की विनियामक संस्था, रेगुलेटरी। विनियामक का मतलब होता है नियमन करने वाला। ठीक है, तो ये क्या करता है, बैंकों को लाइसेंस प्रदान करता है। इट प्रोवाइड्स लाइसेंस टू द बैंक्स। बैंकों को लाइसेंस प्रदान करता है। बैंक का लाइसेंस रद्द कर सकता है। इट कैन कैंसल द लाइसेंस ऑफ बैंक। लाइसेंस को कैंसिल कर सकता है। बैंकों के लिए नियम विनियम बनाता है। इट मेक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द बैंक्स। बैंकों के लिए नियम विनियम बनाता है। इट मेक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द बैंक्स। बनाता है तथा उन्हें लागू करवाता है। एंड मेक देयर इम्प्लीमेंटेशन। नियम विनियम बनाता है तथा उन्हें लागू करवाता है। जो बैंक नियमों का पालन नहीं करते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करता है। इट टेक्स एक्शन अगेंस्ट द बैंक्स who do not follow these rules regulations। जो बैंक नियमों का पालन नहीं करते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करता है। इट टेक्स एक्शन अगेंस्ट देम। उनके विरुद्ध कार्रवाई करता है। तो कुल मिला, और तथा बैंकिंग क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करना। एंड टू एंड द डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग सेक्टर। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग सेक्टर, इसका जो काम है बैंकिंग क्षेत्र का भारत में कैसे विकास जो है वो हो सकता है, बैंकिंग क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करना। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग सेक्टर। तो ये है बैंकों का बैंक, आरबीआई का दूसरा काम जो है। तीसरी जिम्मेदारी है सरकार का बैंकर है ये। बैंकर, गवर्नमेंट बैंकर, सरकार का बैंकर है ये।
सरकार का बैंकर, बैंकर का मतलब सरकार का दीवान जी है ये, ठीक है। सरकार को कभी भी पैसों की जरूरत होती है तो ये पैसे उपलब्ध कराता है, ठीक है। तो लिखो कि भारत सरकार के लिए घरेलू ऋणों की व्यवस्था करता है। इट अरेंजेस द डोमेस्टिक बोरोइंग्स, सरकार के लिए घरेलू ऋणों की व्यवस्था व प्रबंधन करता है। इट अरेंजेस एंड मैनेज डोमेस्टिक बोरोइंग्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के लिए घरेलू ऋणों की व्यवस्था व प्रबंधन करता है, ठीक है। व्यवस्था करता है और उसका मैनेजमेंट, प्रबंधन भी करता है। सरकार को जब भी रुपए चाहिए तो वो आरबीआई को कहती है, और आरबीआई जो है बाजार से रुपए लेती है और उस रुपए का हिसाब किताब रखती है। वापस कब भुगतान करवाना है तो सरकार से लेके वापस भुगतान करती है। तो सरकार के लिए ऋण लेना, ऋण भुगतान करना, ये सारी जिम्मेदारियां जो है वो आरबीआई की है। इसलिए सरकार का बैंक नहीं है, बैंकर है ये, सरकार का बैंकर है। तो सरकार को खुद को क्या, हम तो उधार मांगने में शर्म आती है। लोग कहेंगे साहब आप सरकार हो और आप उधार मांगते हो, आप उधार मांगते हो, अच्छा नहीं लगता। कई कई अपने में से आदमी भी होते हैं, कई स्टूडेंट होते हैं, मैं उधार नहीं मांग सकता, शर्म आती है। क्यों भाई? उधार कौन मांगे? उधार मांगने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, सरकार उधार मांगती है। तो जब सरकार खुद ही उधार मांग सकती है तो अपन तो मांग ही सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, कोई डर रहा है उधार मांगने से, इसका मतलब मार्केट में उसकी पैठ नहीं है। और जो जितना बड़ा आदमी है उस पे उधार उतनी ज्यादा है। मुकेश अंबानी ने भी खूब उधार ले रखी है, ठीक है। जो रिलायंस इंडस्ट्री है उसने उधार ले रखी है। तो इसलिए अगर तुम्हें उधार मांगने में शर्म आती है तो निश्चित रूप से उधार मांगना कुछ शर्म की बात तो है नहीं। ये जरूर है कि तुम्हारे लक्षण ऐसे है नहीं कि कोई तुम्हें उधार देगा, और इसलिए तुम्हें पता है कि मांगेंगे देगा कोई नहीं, तो हाँ वो बेइज्जती भारी होती है वैसे। इसलिए शर्म आनी चाहिए। तो इसलिए पहले पैठ कमाओ और उसके बाद खूब उधार लो, ठीक है। और जो जितना ज्यादा पैसे वाला होता है, जिसकी जितनी हैसियत होती है, उसको उतना उधार मिलता है, ठीक है। अब उधार लेना भी क्यों? क्योंकि कई कंजूस लोग होते हैं जो पूरा खर्चा करते नहीं है, बचत करते हैं और वो उधार देते हैं। और कई मस्त मौला होते हैं जिनकी कमाई पूरी होती नहीं है पर उधार लेते हैं और खर्च करते हैं। यथम जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, ठीक है। जैसे भी जियो, सुख से जियो और उधार लेके भी घी पियो, चारवाक की लाइन है। तो मस्त रहो, उधार ले लिया करो, ठीक है, अगर कोई दे तो भारत सरकार के जो घरेलू ऋण जो है ये इसकी व्यवस्था आरबीआई करती है, तथा सरकार के विदेशी ऋण केंद्र सरकार स्वयं, विदेशी ऋणों का प्रबंधन केंद्र सरकार स्वयं करती है। फॉरेन बोरोइंग्स, एक्सटर्नल बोरोइंग्स आर मैनेज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इटसेल्फ। जो विदेशी ऋण है ये केंद्र सरकार खुद ही लेती है अपने लेवल पे, वो आरबीआई की जिम्मेदारी नहीं है। एक्सटर्नल बोरोइंग्स आर मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट इटसेल्फ, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट इटसेल्फ खुद ही जो है विदेशी ऋण जो है लेती है। अब धीरे धीरे ये लगा कि यार आरबीआई जो है वो रेगुलेटरी बॉडी है, बैंकिंग सिस्टम का मॉनेटरी पॉलिसी अच्छे से चलाना आरबीआई के पास यही काम होना चाहिए। क्योंकि दुनिया के ज्यादातर दूसरे देशों के अंदर सरकार के लिए ऋण लेने का काम वहां की सेंट्रल बैंक नहीं करती है, तो इसलिए हमारे यहाँ से भी आरबीआई से ये काम ले लिया जाना चाहिए। तो इसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट जो है वो स्थापित किया जाना चाहिए, एक अलग एजेंसी की स्थापना की जानी चाहिए जो कि भारत सरकार के लिए ऋण लेने का काम करे, ठीक है। तो ये कई समय से जो है ये प्रयास चल रहे थे और बीच में कोशिश भी की थी। तो इसके लिए पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल, लिखो देखें, पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल, पब्लिक डेट सार्वजनिक ऋण प्रबंधन
सेल को सेल ही लिख दो, सार्वजनिक ऋण प्रबंधन। ठीक है, इकोनॉमिक्स में कहीं पर भी पब्लिक टर्म यूज आती है, सार्वजनिक शब्द अगर यूज आता है तो इसका सिंपल सा मतलब जो है वो सरकार होता है, सरकार या सरकारी, गवर्नमेंट। पब्लिक सेक्टर बैंक यानी सरकार के बैंक। ठीक है, पब्लिक डेट यानी गवर्नमेंट का ऋण। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में जहां कहीं पर भी पब्लिक गवर्नमेंट टर्म यूज होता है तो इसका मतलब सरकार होता है। और इसी तरह से इंटरनेशनल जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें सॉवरेन संप्रभु भुगतान जहां कहीं पे भी होता है तो सॉवरेन का मतलब सरकार के द्वारा किया गया भुगतान, ये ध्यान रखना। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में कहीं कहीं पे भी सॉवरेन पेमेंट या सॉवरेन इंस्टीट्यूशन लिखा है ना, तो यानी कि उस केंद्र सरकार का कोई संस्थान है या केंद्र सरकार के द्वारा भुगतान किया जाए। सॉवरेन का मतलब भी सरकार के अर्थ में जो है वो आप लोगे, ये ध्यान रखना। बार बार शायद मैं नहीं याद दिला पाऊं पर ये ध्यान रखना। तो पब्लिक तो टर्म आती है तो पब्लिक का मतलब तो जनता होता है कि जनता का नहीं, इकोनॉमिक्स में पब्लिक का मतलब आपको सरकार समझना है, क्योंकि अंततः लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सरकार किसकी है, जनता की है, इसलिए सरकार के लिए भी पब्लिक जो है वो टर्म यूज में लिया जाता है। ठीक है, तो 2016 में इसकी स्थापना की गई, 2016 में, इन 2016 इट वाज एस्टेब्लिश्ड। दो 2016 में इसकी स्थापना। यह एक अस्थायी संस्था है, इट्स टेम्परेरी बॉडी। यह एक अस्थायी संस्था है, यह एक अस्थायी संस्था है, टेम्परेरी बॉडी है। ठीक है, तो इसके स्थान पर कालांतर में लेटर ऑन इट वुड बी रिप्लेस्ड, later on it would be replaced by a permanent body। कालांतर में इसके स्थान पर एक स्थायी संस्था पब्लिक डेट मैनेजमेंट एजेंसी की स्थापना की जाएगी। Later on it would be replaced by a permanent body, पब्लिक डेट मैनेजमेंट एजेंसी। सेल की जगह केवल ये जो टर्म है सेल हट जाएगा और उसकी जगह एजेंसी, पब्लिक डेट मैनेजमेंट एजेंसी, सेल हट जाएगा और एजेंसी लग जाएगा। पब्लिक हट जाएगा और एजेंसी लग जाएगा उसके बाद में, वो इसकी स्थान ले लेगी। स्थायी संस्था पब्लिक डेट मैनेजमेंट एजेंसी जो है की स्थापना की जाएगी। कालांतर में इसके स्थान पर स्थायी संस्था पब्लिक डेट मैनेजमेंट एजेंसी की स्थापना की जाएगी। ठीक है, यह संस्था दिस बॉडी विल मैनेज, यह संस्था भारत सरकार के लिए घरेलू व बाहरी, यह संस्था भारत सरकार के लिए घरेलू व बाहरी दोनों प्रकार के ऋणों का प्रबंधन करेगी। दिस बॉडी एजेंसी विल मैनेज both internal and external borrowings of Government of India. This agency will manage internal and external both types of borrowings for the Government of India. ठीक है, तो भारत सरकार के लिए घरेलू और विदेशी दोनों तरह के ऋण का प्रबंधन करेगी। कौन करेगी प्रबंधन? ये पब्लिक डेट मैनेजमेंट
एजेंसी। वैसे पहले प्रयास चल रहा था, उसका नाम था, पहले जब मैं पढ़ाता था 2016 से पहले, तो पब्लिक डेट मैनेजमेंट ऑफिस नाम से प्रपोजल था, पब्लिक डेट मैनेजमेंट ऑफिस। ठीक है। और ये जो कांग्रेस की सरकार थी पी चिदम्बरम मनमोहन सिंह जी की, तो उस समय उन्होंने जो है ये तय कर लिया था कि जल्दी ही आरबीआई का ये काम ले लिया जाए, ताकि बच्चों को एक चीज एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ती है उनको नहीं पढ़नी पड़े। तो उन्होंने फैसला लिया था और उसकी तैयारियां पूरी चल ही रही थी, पर उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया नहीं था। जितने में ये बीजेपी सरकार आ गई, और बीजेपी सरकार आई तो अरुण जेटली ने कहा कि चलो भाई उस काम को आगे बढ़ाते हैं, पब्लिक डेट मैनेजमेंट ऑफिस जो है, ठीक है, तो कि स्थापित कर देते हैं। तो उन्होंने ऑफिस की जगह टर्म तो एजेंसी यूज ले लिया। और जब सरकार ने ऐसे प्रयास किए, तो उस समय आरबीआई का गवर्नर था रघुराम राजन, जो कि एक नौटंकीबाज ज्यादा था। ठीक है। तो किसी दिन चर्चा करेंगे रघुराम राजन के बारे में कि वो क्यों नौटंकीबाज कहता हूं मैं उसे, जबकि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर का नाम आपको याद नहीं होगा, उससे पहले कौन कौन बने थे उन गवर्नर्स के नाम आपको याद नहीं होंगे, लेकिन रघुराम राजन का आप में से ज्यादातर को नाम याद है। क्यों याद है? क्योंकि इससे ही प्रूव हो जाता है कि वो नौटंकीबाज है। उसको चर्चाओं में बने रहने का बहुत ज्यादा शौक था, और वो वैसी बातें ज्यादा करता था जो आम पब्लिक की समझ में आए और जिससे सिंपैथी टाइप ली जा सके। ठीक है। तो इसलिए तुम्हें नाम याद है, ज्यादातर लोगों को नाम याद है उसका। तो उस पे किसी दिन और दिन चर्चा करेंगे, देखें। लेकिन उसने विरोध कर दिया कि नहीं, मेरे रहते हुए मैं गवर्नर रहूंगा तो आरबीआई की शक्तियों को मैं कम नहीं होने दूंगा, इसलिए गवर्नर नहीं बनाऊं, नहीं, मैं ये नहीं करने दूंगा। और तो और यही नहीं, उसने आरबीआई के जो एम्प्लॉइज थे उन सब से हड़तालें करवा दी, उन सब से आंदोलन करवा दिया कि केंद्र सरकार हमारी शक्तियां नहीं छीन सकती। अरे काय की शक्तियां यार, ये एक सिस्टम होता है। बाकी सब देशों में गवर्नमेंट के, तुम्हारा काम यार बैंकिंग सिस्टम को चलाना है, तुम्हारा काम सरकार के ऋण की देखरेख नहीं करना है, नहीं वैसे, और नहीं होता है। ज्यादातर देशों में अलग से बॉडी होती है, अलग से निकाय होता है जो फुली यही काम करता है। ठीक है। लेकिन नहीं साहब, उसने इतना माहौल बना दिया, और उस समय उसने माहौल बनाया ही थोड़ा ज्यादा ही था इस सरकार के विरुद्ध में। ठीक है। तो हर जगह ही तो, और मीडिया में खूब ही चर्चा में रहता था कि वित्त मंत्री के और गवर्नर के बनती नहीं है, बनती नहीं है। और वो खुलेआम विदेशों में जा के भी स्टेटमेंट दे देता था कि सरकार चाहे तो मुझे हटा दे, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। अरे क्या नहीं झुकेगा यार? लेकिन जब वही मीडिया वापस वित्त मंत्री से पूछता था कि हमने सुना है कि आपके टकराव चल रहा है, वित्त मंत्री सहज मुस्कुरा के, नहीं नहीं, ये आप मीडिया वाले जो है चल रहा है, हम सब कुछ सही चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। तो एक जिम्मेदार व्यक्ति से ऐसे स्टेटमेंट की उम्मीद की जाती है, और एक नौटंकी से वैसे, क्योंकि देश की इकोनॉमी को या तो आरबीआई का गवर्नर चलाता, जैसा आपने देखा, या तो मॉनेटरी पॉलिसी है या फिस्कल पॉलिसी है। ठीक है। तो ये दोनों, ये फाइनेंस मिनिस्टर फिस्कल पॉलिसी तय करेगा, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई का गवर्नर तय करेगा, और ये दोनों आधार स्तंभ है अर्थव्यवस्था के। और अगर इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो अर्थव्यवस्था का क्या होगा? ये लड़ेंगे अगर इस तरह से, तो अर्थव्यवस्था सही दिशा में नहीं जा सकती। और इंटरनेशनल लेवल पर ये मैसेज जाता है कि वहां सब कुछ ठीक नहीं है, नहीं है, तो इससे अर्थव्यवस्था की जो विश्वसनीयता है तो वो थोड़ी कम होती है। तो इसलिए बाकी के जितने भी गवर्नर होते हैं वो राजनेता नहीं होते हैं, वो स्कॉलर होते हैं, और वो अपने काम से काम रखते हैं, अनावश्यक स्टेटमेंट नहीं देते। तो इसलिए वो, उनका नाम चर्चा में नहीं रहता, लोगों को रटना पड़ता है, याद करना पड़ता है। शशिकांत दास का नाम आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन उसका नाम सबको पता था। ठीक है। मैंने कहा था कि मैं नहीं कहूंगा अभी, तो उसके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उसको नौटंकीबाज प्रूव करते हैं। ठीक है। तो चलिए, खैर, तो उसने विरोध कर दिया, इसलिए ये काम रुक गया। तो फिर जो है कि फिर बढ़ने दो यार। फिर सरकार को भी लगा कि इतने सारे बदलाव हो रहे हैं एक के बाद एक के बाद एक, तो ज्यादा बदलाव करने की हिम्मत सरकार में जो है वो नहीं रही थी। ठीक है। तो इसलिए सरकार ने तो इसकी जगह टेम्परेरी एक सेल बना दो, ये थोड़ा एक्सपीरियंस ले ले, अनुभव ले ले, और जब इनको अच्छे से अनुभव हो जाएगा
ये टेम्परेरी है। अब ये सब देखती है, मैनेजमेंट नहीं करती अभी, लेकिन सब में सिफारिश सलाह वगैरह जो है वो देती है। और इन फ्यूचर जो ही ये थोड़ा सही हो जाएगा, न्यूज़पेपर पढ़ते रहें, देखें कभी भी ये। लेकिन इस समय अब लॉकडाउन और उससे अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है, इसलिए लग नहीं रहा है कि निकट भविष्य में ये जल्दी ही ये एजेंसी जो है ये काम ले लेगी। ठीक है, तो ये हो गया आरबीआई का कौन सा काम हो गया। तीसरा काम हो गया सरकार के बैंकर का काम करता है। उसके बाद फिर जो है अगला काम लिखो, देखें, क्लियरिंग हाउस की सुविधा उपलब्ध कराना। बैंकों को क्लियरिंग हाउस की सुविधा, कल वाली क्लास में मैंने देखा था कि एक बस मैंने शेड्यूल बैंक्स टर्म के लिए क्लियरिंग हाउस लगा, सब नीचे क्लियरिंग हाउस क्लियरिंग हाउस क्लियरिंग हाउस। अरे भाई, जल्दी का काम शैतान का। मैं अगर नहीं समझा रहा हूं, इसका मतलब ये है कि अभी समझाने का समय नहीं आया है। अभी आपको केवल क्लियरिंग हाउस याद रखना था। ठीक है, तो क्लियरिंग हाउस की सुविधा जो है वो उपलब्ध कराती है। क्लियरिंग हाउस क्या होता है? जैसे क्लियरिंग हाउस में समझा देता हूँ कि आपका अकाउंट जो है एसबीआई में है, आपने फीस दी 72,000 रुपये, फीस 72,000 रुपये का आपने चेक दे दिया मुझे। क्या दे दिया? चेक दिया। और मेरा जो अकाउंट, हमारा अकाउंट है बैंक ऑफ बड़ौदा में है, तो हम जो है आपके चेक को बैंक ऑफ बड़ौदा वालों को देंगे। ठीक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा वाले वापस एसबीआई से पैसे तो लेंगे ना, कि भाई साहब आपके बंदे ने चेक दिया है, तो इतना पेमेंट दे दो 72,000 रुपये। उसी दौरान मैंने किसी को भुगतान किया था, ठीक है, 1 लाख रुपए का। कितने का? 1 लाख का। उस बंदे का मैंने कोई चीज खरीदी, जब सपोज कि ये कैमरा खरीदा 1 लाख रुपए में, तो मैंने उसको चेक दिया। उस बंदे का अकाउंट एसबीआई में था। तो जो ही ये बैंक ऑफ बड़ौदा वाले कहेंगे भाई साहब आपके 72,000 का चेक आया, आपके बंदे ने 72,000 रुपये दिए, तो इसलिए प्लीज 72,000 दे दो। तो एसबीआई कहेगी कि तुम्हारे भी एक बंदे स्प्रिंग बोर्ड वालों ने हमें 1 लाख का चेक दिया है, इसलिए 1 लाख तुम निकालो। तो कह रहे यार, तो नहीं, तो क्या करेंगे, 70 इधर 72 इधर 1 लाख इधर, या फिर कह रहे यार ऊपर वाला जो रिमेनिंग अमाउंट है ये ले लो। तो इस तरह से जो एक चेक दूसरे चेक बैंक में जो जाते हैं, उनका आपस में जो हिसाब क्लियर किया जाता है, उसे क्लियरिंग हाउस कहते हैं। ठीक है, तो ये क्लियरिंग हाउस, तो पहले क्या होता था, फिजिकल वेरिफिकेशन होता था चेक। वो आपका चेक होता, बैंक ऑफ बड़ौदा में देते, बैंक ऑफ बड़ौदा जो है इसको वापस, तो जो क्लियरिंग हाउस होता था वहां पे अगले वाले बैंक के पास ब्रांच में भेजा जाता। वो देखते, वेरीफाई करते कि हाँ इस आदमी का अकाउंट है, उस अकाउंट में इतने रुपए भी है, और ये बैंक उसके सिग्नेचर वगैरह सही है, तो ठीक है। उसके बाद ये बैंक इस बैंक को जो है वो रुपए देता था। ठीक है, लेकिन आजकल जो है वो मशीनें आ गई है, तो फिजिकल चेक का वेरिफिकेशन जो है वो नहीं होता है। और आजकल जो है वो चेक ट्रंकेशन सिस्टम जो है, एक मशीन आ गई है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम की जो मशीन है, उसमें चेक डाल दिए जाते हैं, चेक सबकी फोटो खींच ली जाती है, फोटो खींच के सॉफ्ट मेल जो है आगे भेज दिया जाता है, और अगला बैंक भी फटाफट फटाफट सॉफ्टवेयर बेस्ड जो है सारे चेक क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो चेक ट्रंकेशन सिस्टम सीटीएस मशीन जो है से काम होता है। तो लिख लो, वर्तमान में चेक ट्रंकेशन सिस्टम मशीन से सीटीएस मशीन, चेक ट्रंकेशन सिस्टम जो है अस्तित्व में आ गया है। इसके माध्यम से बैंकों के चेक क्लियर होते हैं। इसके माध्यम से चेक क्लियर होता है। तो
अब इसमें क्या, और ये जो क्लियरिंग हाउस की फैसिलिटी है ना, ये भी ज्यादातर जगह क्लियरिंग हाउस की सुविधा कराने का जो कार्य है, ये जिम्मेदारी तो आरबीआई की है। लेकिन देश में अब जगह जगह, अब छोटे कस्बे के अंदर जो है, जैसे मैं बालोतरा से हूँ, तो बालोतरा में दो चार बैंक है, तो उसके लिए चेक को ठेठ जयपुर भेजना, जयपुर से वहां भेजना, तो छोटी छोटी जगहों पे देश में जो कई जगह है, छोटी छोटी जो जगह होती है, सब जगह करीब 600-800 के करीब जो है वो क्लियरिंग हाउस हैं। ठीक है, तो उनमें से ज्यादातर क्लियरिंग हाउस जो है ना, वो एसबीआई चलाती है। ठीक है, क्लियरिंग हाउस की ज्यादातर जगह क्लियरिंग हाउस का संचालन जो है, अधिकांश क्लियरिंग हाउस का संचालन एसबीआई के द्वारा किया जाता है। मोस्ट ऑफ क्लियरिंग हाउस आर प्रोवाइडेड बाय एसबीआई। क्योंकि आरबीआई के तो ऑफिस जगह जगह हो नहीं सकते, तो ज्यादातर क्लियरिंग हाउस की सुविधा एसबीआई ही प्रोवाइड करवाता है। काम आरबीआई का है क्लियरिंग हाउस की सुविधा उपलब्ध कराना। किसका उत्तरदायित्व है, किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? आरबीआई की। ये आरबीआई की फंक्शंस में आता है। लेकिन आरबीआई क्या देता है कि भाई एसबी तुम ये बैठो, देखें ये वहां पे जाके तुम कर लेना, तुम वहां बैठ के कर लेना, तुम वहां बैठ के कर लेना। तो इस तरह से ये क्लियरिंग हाउस क्लियर हो गया, जहां पे बैंक अपने आपस के चेक क्लियर करते हैं, चेक आपस के हिसाब क्लियर करते हैं, एक दूसरे के जो चेक से जो पेमेंट हुए हैं उस पेमेंट का हिसाब क्लियर किया जाता है। ठीक है, क्लियरिंग हाउस की डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत नहीं है, क्लियरिंग हाउस की लिख ही दो। वह स्थान, क्लियरिंग हाउस पहले लिख दो, क्लियरिंग हाउस। हिंदी में इसको कहते हैं समाशोधन गृह। समाशोधन गृह, ये हिंदी की टर्मिनोलॉजी थोड़ी मुश्किल है, क्लियरिंग हाउस ज्यादा इजी है। समाशोधन गृह, ठीक है। क्लियरिंग हाउस क्या होता है? वह स्थान, प्लेस, वह स्थान जहां पर बैंक चेक के द्वारा किए गए भुगतानों, चेक के द्वारा, बैंक चेक के द्वारा किए गए भुगतानों का निस्तारण किया जाता है। प्लेस वेयर बैंक्स क्लियर, बैंक क्लियर और मेक द सेटलमेंट, बैंक्स मेक सेटलमेंट, क्लियर और मेक सेटलमेंट of the payments by the checks, पेमेंट्स बाय द चेक, चेक से पेमेंट अगर कोई हुए हैं तो उसमें आपस के जो हिसाब होते हैं उनका निस्तारण जो है वो किया जाता है। आपसे कौन किसके चेक किस बैंक में लगे हुए हैं, टोटल किस इस बैंक को उसे कितने रुपए देने हैं, उस बैंक को उसे कितने रुपए देने हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है अब अगला जो है विदेशी मुद्रा भंडारों का संरक्षण, विदेशी मुद्रा भंडारों का संरक्षण, विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण। टू मेंटेन फॉरेक्स रिजर्व्स, फॉरेक्स रिजर्व्स, ठीक है। फॉरेक्स रिजर्व्स, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स मतलब फॉरेन, फॉरेन और एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा भंडारों का संरक्षण। टू मेंटेन द फॉरेक्स रिजर्व्स, आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडारों का संरक्षण करता है। आरबीआई मेंटेन द फॉरेक्स रिजर्व्स, आरबीआई क्या करती है? विदेशी मुद्रा भंडारों का संरक्षण करती है।
विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेक्स रिजर्व्स, विदेशी मुद्रा भंडार। इसके तहत निम्न चीजों को रखा जाता है। इन दिस फॉलोइंग्स, इसके तहत निम्न चीजों को रखा जाता है। फॉलोइंग थिंग्स, ठीक है, निम्न 4 चीजें। पहला है विदेशी परिसंपत्तियां, विदेशी परिसंपत्तियां, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन असेट्स, सॉरी फॉरेन असेट्स, या फॉरेन एक्सचेंज लिख दो तो भी। विदेशी परिसंपत्तियां कौन सी होती है? डॉलर, यूरो, येन, ब्रिटिश पाउंड, डॉलर, यूरो, येन, ब्रिटिश पाउंड, ये जो है ना हार्ड करेंसी कहते हैं इन्हें। कैसी करेंसी कहते हैं? जहां पे ये लिखा है यहां लिख दो हार्ड करेंसी। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर करेंसी को 2 भागों में बांटा जाए, हार्ड करेंसी और सॉफ्ट करेंसी। हार्ड करेंसी जो इंटरनेशनल पेमेंट्स में, अंतरराष्ट्रीय भुगतानों में किसी भी देश के द्वारा इजीली एक्सेप्ट की जाती है। कोई भी वह करेंसी जो अंतरराष्ट्रीय भुगतानों में, इंटरनेशनल पेमेंट्स में इजीली एक्सेप्ट की जाती है, उसे हार्ड करेंसी कहते हैं। और उसके एग्जांपल्स यही हैं, डॉलर है, यूरो है, येन है और ब्रिटेन का पाउंड है। ये इजीली एक्सेप्ट कर दो। किसी भी देश में जाओ आप और कोई चीज खरीदते हो, आप उसमें पेमेंट करो, वो स्वीकार कर लेगा। सॉफ्ट करेंसी ऐसी करेंसी जिसको अंतरराष्ट्रीय भुगतानों में स्वीकार नहीं किया जाता, और उसका उदाहरण पाकिस्तान का रुपया, बांग्लादेश का टका। अपने वाले का तो उदाहरण क्यों दे, ठीक है, देने के लिए दूसरे खूब है। तो इनकी जो करेंसी है ना, उसको इंटरनेशनल जो पेमेंट होता है ना, उसमें स्वीकार नहीं किया जाता। ठीक है, तो अब एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया सोना, गोल्ड, तीसरा हो गया एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, विशेष आहरण अधिकार। रिजर्व ट्रेंच, विशेष आहरण अधिकार, एसडीआर और रिजर्व ट्रेंच, ये 4 चीजें आती है। विशेष आहरण लिख दिए, रिजर्व ट्रेंच। अच्छा, मैं एक तरफ हो जाता हूं। तो डॉलर यूरो में आप समझते ही हो, गोल्ड पता ही है आपको। अब एसडीआर क्या होता है? एसडीआर इसे पेपर गोल्ड कहते हैं, ठीक है, और ये भी एक करेंसी नहीं है, लेकिन ये आईएमएफ के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? आईएमएफ के द्वारा जारी। आईएमएफ पढ़ेंगे तब एसडीआर के बारे में पूरी चीजें जो है वो आप लोग पढ़ोगे, जो भी कि एसडीआर क्या होता है। और यहां मैं सिंपली समझाने के लिए कह दूं कि ये एक तरह की पर्ची है। ये एक तरह की क्या है? पर्ची है।
और जैसे कि मैं पर्ची चुनावों में देखा होगा, कैंडिडेट खड़ा होता है तो पेट्रोल पंप के लिए वहां से ऑफिस से पर्ची बना के वो दे देते हैं कि भाई इसके 2,000 रुपये का डीजल भरवा देना। तो वो पर्ची ले जाके और वहां दे दी जाती है, और पेट्रोल पंप वाला आपके 2,000 का डीजल भर देता है। ठीक है, वो नोट नहीं है, रुपए नहीं है, लेकिन वो एक आश्वासन है। क्या है? एक आश्वासन कि भाई ये मैं दे रहा हूं ना, पर्ची मेरे नाम से चल रही है, तुम निश्चिंत रहे। फिर अगर मेरी पर्ची की इतनी पैठ हो और इतनी विश्वसनीयता हो कि नकली वो नहीं बन सके, तो पेट्रोल पंप वाले को किसी दूसरे से रुपयों किसी चीज की जरूरत है और उसके पास रुपए नहीं है, तो वही पर्ची उसको दे दे, करे यार ये ले, ये पर्ची ले ले, और ये पर्ची तू कभी भी ले लेना स्विंग बोर्ड से रुपए, अगर मेरी इतनी पैठ हो तो। प्लस उसमें ये हो कि ये नकली वगैरह नहीं है, श्योर हो। और फिर वो पर्ची मार्केट में चलने लग जाए, एक दुकानदार से दूसरे दूसरे, क्योंकि सारे आश्वस्त हैं कि ये पर्ची नहीं है, ये रुपए ही है। 10,000 लिखे हैं, इसका मतलब ये 10,000 रुपए ही है, और वो भुगतानों में काम में आने लग जाए। तो बस यही चीज आईएमएफ के द्वारा एक पर्ची जारी की जाती है जो सरकारों को दे दी जाती है। फिर इंडिया के पास जो है, इंडिया वापस किसी दूसरा पर, ये पर्ची जो है ना, प्राइवेट पेमेंट में काम में नहीं ली जा सकती। केंद्र सरकार इस पर्ची से दूसरे किसी सरकार को भुगतान कर सकती है, तीसरी किसी को कर सकती है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को किया जा सकता है। ठीक है, तो प्राइवेट पेमेंट में ये यूज में नहीं ले जाते, तो इसको ऐसे ही समझो बस कि वो पर्ची है ये IMSDR। ठीक है, तो ये भी एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय करेंसी की तरह ही होता है। अब करेंसी क्यों नहीं है? क्योंकि करेंसी की हर एक की अपनी वैल्यू होती है, जबकि इसका मूल्य पहले डॉलर, एक SDR बराबर $1 मान लिया जाता था। ठीक है, लेकिन अब जो है ये जो जितनी भी करेंसी है, 5 करेंसी से इसकी वैल्यू तय होती है, तो खुद की वैल्यू नहीं है, इसलिए ये विशुद्ध रूप से करेंसी भी नहीं है, पर फिर भी ये एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में काम आने वाली करेंसी की तरह ही है। रिजर्व ट्रेंच क्या होता है? IMF के पास हमारी जमाएं, आवर डिपॉजिट्स विद IMF के पास हमारी जमा है। IMF के पास हमारी जमा है। तो जैसा कि अपन देखा, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड संस्था है, सभी देश जब भी इसके सदस्य बने थे तो सब ने अपनी अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा चंदा इकट्ठा किया था, कलेक्शन किया था आपस में कि तुम इतने सभी दे दो। तो वो सब देशों के पैसे आए हुए IMF के पास पड़े हैं वो, और जब भी कभी इमरजेंसी में जरूरत होगी हमें, तो ये हमारे खुद के रुपए हैं जो वहां जमा पड़े हैं, हम इनको कभी भी ले सकते हैं। IMF फैसिलिटी देता है, आधी रात कोई मांगना आपको फटाक से मिल जाएंगे। तो हमारे ही पैसे हैं, हमने कंट्रीब्यूशन में दे रखे हैं, वहां पे चंदा दे रखा है, और वो ऐसा चंदा है जो हम जब चाहें वापस भी ले सकते हैं। ठीक है, तो IMF के पास हमारी जो, तो एक रिजर्व ट्रेंच होता है, उसके बाद जो दिए वो ले सकते हैं, क्रेडिट ट्रेंच और होता है, एक्स्ट्रा चाहिए तो भी ले सकते हैं IMF से, लेकिन एक्स्ट्रा लेंगे वो तो हमारा तो है नहीं, वो तो उधार होगा, इसलिए हम उसको फॉरेक्स रिजर्व में नहीं गिन सकते। और पहले इसको भी नहीं गिनते थे, फिर किसी ने दिमाग लगाया, यार ये भी तो अपने ही पैसे हैं, पड़े ही हैं, तो गिनो ना अपने अपने पास विदेशी मुद्रा में, इसको काउंट करो। तो पहले इसको नहीं, पहले ये 3 ही चीजें काउंट की जाती थी। ठीक है, तो वैसे पहले तो इसका जो रेशियो है वो सबसे ज्यादा तो वैसे ये डॉलर यूरो यही है, 95% से ज्यादा यही है, बाकी 5% में ये तीनों चीजें हैं। तो इसलिए अब आपको ये पता करना है, अभी इसका सीक्वेंस थोड़ा चेंज हो गया होगा, रिजर्व ट्रेंच ऊपर आ गया होगा, SDR शायद नीचे चला गया होगा मेरे ख्याल से। तो ये कौन सा सबसे ज्यादा है, कौन सा सबसे कम है, हमारे विदेशी मुद्रा भंडारों में किसका योगदान ज्यादा है, किसका कम है, ये प्रश्न अगर मैं हूं तो ये जरूर बनाऊं। ठीक है, तो ये आप क्रम देख लेना, देखें। और तो पहला ये है, ये दूसरा मेरे ख्याल से ये गोल्ड होना चाहिए, गोल्ड ही है वैसे, तीसरा ये होना चाहिए, चौथा ये होना चाहिए, फिर भी अभी लेटेस्ट वाला जो है आप चेक कर लेना, कुछ अगर चेंज हुआ है तो। ठीक है, अब तो मेरे ख्याल से IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास हमने जो जमा करा रखे हैं वो पैसे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो पर्चियां जारी करता है उनमें से पर्चियां कितनी है हमारे पास वो, क्योंकि ये भी एक तरह से इंटरनेशनल पेमेंट में डॉलर की तरह ही काम में लिया जा सकता है, सोना कितना है और डॉलर यूरो कितना है, ये है विदेशी मुद्रा भंडार। अब इन विदेशी मुद्रा भंडारों का महत्व क्या है,
क्यों रखते हैं, इसका हल्का सा नजरिया देखेंगे थोड़ा सा अपन। और वर्तमान में मैंने बता ही दिया कि आरबीआई के पास 610 अरब डॉलर है। वर्तमान में आरबीआई के पास कितने कितने का विदेशी मुद्रा भंडार है? 610। वर्तमान में आरबीआई के पास 610, लगभग 610 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है मेरे ख्याल से।